तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। तो यार आपके एग्जाम के लिए अभी 3 महीने बचे हुए हैं और इतना कम समय जब बचता है तो अंदर नर्वसनेस आ जाती है, अंदर से काफी ज्यादा डर भी लग रहा होता है कि मेरे मॉक में अभी नंबर नहीं आ रहे। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जो मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके मेरे से अच्छे नंबर आ रहे हैं, उनकी रैंक मेरे से ज्यादा आ रही है। ये काफी सारे ख्याल दिमाग में आ रहे होते हैं और काफी ज्यादा डर भी लग रहा होता है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा आपको डर लगेगा। और ये नेचुरल है, सभी के साथ होता है। आज से जब 2 साल पहले मैं एग्जाम देने वाला था तो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी, मुझे भी ऐसे नर्वसनेस फील हो रही थी लास्ट मोमेंट पे। वो सभी के साथ होता है, तो आपको इस सबसे घबराना नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बचे हुए 3 महीनों को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कौन सी गलतियां हैं जो आपको सुधारनी है, कौन सी नई चीजें जो आपको ऐड करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो लंबी होने वाली है थोड़ा, लेकिन आपके सारे डाउट इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। और इस वीडियो में अपन आगे बढ़े उससे पहले मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं फ्री नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं। जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए भी हैं, लेकिन मैंने वो ग्रुप में आपसे बोला था कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको सारे नोट्स दूंगा। लेकिन वहां पर अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चे मैंने तो नोट्स दे दिए, लेकिन जब बच्चे वीडियो को देखकर आ रहे हैं 10 दिन बाद 12 दिन बाद, वो फिर से सेम चीज मुझसे बोल रहे हैं कि भैया नोट्स कहाँ है, ग्रुप में तो नोट्स है ही नहीं। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा नया ज्वाइन होगा तो उसे प्रीवियस चैट दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जहां पर मैं सारे नोट्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ, जो भी आपके काम की चीजें हैं। जैसे कि अभी मैंने केवल मैथ के नोट वहां पर शेयर किए हुए हैं, लेकिन मैं कंप्यूटर के नोट्स और भी बाकी भी जो नोट्स, शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूले के लिए जो शॉर्ट कॉपी होती है जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे होते हैं, वो सारी चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो उसके बाद अब अपन बात करेंगे निमसेट एग्जाम के बचे हुए 3 महीने में आपको क्या करना है और कैसे सारी चीजें कवर करनी है। तो मैंने सबको एक पॉइंट्स बना लिए, एक एक करके आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चीज जान लो, आपके पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि अंधों की तरह दौड़ते चले जा रहे हैं, आपको पता है नहीं है कौन सी चीजें किस तरीके से करनी है। जब तक एक तरीका पता नहीं होगा ना, चीजें जब तक अच्छे तरीके से और जिस तरीके से आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेंगी। जैसे सबसे पहले इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। इस एग्जाम में आपके 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन जो मैथ का वेटेज है वो सबसे ज्यादा है और मैथ के दम पर ही आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, ये आप जान लो। क्योंकि मैंने भी मैथ के दम पर ही निकाला हुआ है। तो सबसे पहली बात, मैथ के 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 12 नंबर का है और 600 नंबर की टोटल आपकी मैथ आने वाली है। और अगर आप 650 या 700 नंबर तक ले आए तो आपको टॉप 3 एनआईटी में एनआईटी भी मिल जाएगा। तो अब आपको इस तरीके से नहीं दौड़ना है कि मुझे 1000 में 1000 लाना है, या सामने वाले बच्चे के 800 आ रहे हैं तो मैं भी 800 क्यों नहीं ला पा रहा हूं, मैं 650 ला रहा हूं। तो ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग आपका काफी ज्यादा नुकसान करेगी। और जब आप अपना कॉम्पिटिटर ना मानकर दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हो ना, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि आपको नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरीके से कर रहा है, उसने वो जो पेपर दिया है कहीं वो पहले तो नहीं दे चुका। काफी सारी चीजें साथ में चल रही होती हैं। इसलिए आपको दूसरे से अपने आप को कॉम्पीट नहीं करना है, आपको अपने आप को अपना कॉम्पिटिटर मानना है। तो देखो अपन बात कर रहे थे जो इस एग्जाम पेपर का पैटर्न है, इसमें आपके 50 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, 12 नंबर का एक क्वेश्चन है। रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। और ऐसे ही आपके 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले हैं और 10 कंप्यूटर के आने वाले हैं। तो अब आपको यहाँ पर मैथ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए आपको क्या करना है, जो बचे हुए दिन है ना, उनमें आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से देना है। क्योंकि आपके देखो एक बात आप जान लो, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके रिपीट आने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को बार बार करना है, मतलब इतने बार करना है कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको नजर आए आप उन्हें डायरेक्ट टिक कर पाओ। इस तरीके से आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया कि 50 क्वेश्चन मैथ के, 40 रीजनिंग के हैं, 20 इंग्लिश के आने वाले हैं, 10 कंप्यूटर के आने वाले हैं। और अगर आप 650 से 700 नंबर ले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको 1000 नंबर के पीछे नहीं भागना है, वरना आप 1000 के पीछे भागोगे और आप 600 नंबर से भी नीचे आ जाओगे, इतने क्वेश्चन गलत कर दोगे। और जो मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन कितना मैटर करता है, वो आप ये वाली वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा, जहां पर मैंने रैंक और नंबर को कंपेयर किया हुआ है। और एक क्वेश्चन से 50-50 रैंक बच्चे पीछे आ जाते हैं।
तो आपको एक एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। कितना भी इजी पेपर आ जाए 650 से 700 नंबर में आपको एनआईटी टॉप मिल जाएगा। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लो या समझ लो बिल्कुल से। उसके बाद आपको कौन सी चीजें इन बचे हुए 3 महीने में याद रखनी है? आपको 3 चीजों पर बहुत ज्यादा काम करना है। सबसे पहली चीज, पेपर सॉल्व करने का तरीका। आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए कि आपको पेपर को किस कदर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि शुरू से शुरू हुए और सीधे जुट गए, पहला क्वेश्चन करूंगा, जब तक पहला नहीं हो जाएगा दूसरा नहीं जाऊंगा। ऐसा आप करोगे पूरे पेपर आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। पूरे पेपर में आप पूरा पेपर आप पढ़ भी नहीं पाओगे, पूरा पेपर कवर भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पेपर के सॉल्व करने का एक तरीका होता है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं 2 पॉइंट आपको और बता देता हूं, जो 3 पॉइंट आपको याद रखने। दूसरा, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पे आपको बहुत काम करना है और अभी से काम करना है। ये सारी चीजें मेन पेपर में नहीं सुधरेंगी, आपको अभी से ये सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर फाइनल पेपर तक ये सारी चीजें सुधर पाएंगी। उसके बाद तीसरी चीज है स्पीड। अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आप इस पेपर को पूरा कवर ही नहीं करने वाले, क्योंकि 120 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके पास 120 मिनट ही हैं। तो इसलिए आपको स्पीड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब एक एक करके तीनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि पेपर सॉल्व करने का सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आपको वैसे करना चाहिए। अब आपको कैसा पता चलेगा आप किस तरीके में कंफर्टेबल हो? तो देखो, आपके पास 3 महीने बच रहे हैं और आपको अभी से मॉक देना स्टार्ट करना है, क्योंकि मॉक बहुत जरूरी है देना। उससे आपकी ये तीनों चीजें सुधरने वाली हैं। तो आप उसमें पहले तो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि कभी पहले मैंने मैथ कर ली या कभी रीजनिंग कर ली, तो इससे आपको आपका कंफर्टेबल जोन समझ में आएगा। और मैं कैसे करता था वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा सिंपल सा फंडा था, मुझे सबसे पहले मैथ करनी है, और लेकिन इस पेपर में आपको स्कैन करना आना चाहिए पेपर को। पेपर एक तरफ से आप सॉल्व करोगे, आपके इजी क्वेश्चन लास्ट के छूट जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो इजी क्वेश्चन करने हैं। कभी भी निमसेट के एग्जाम पेपर में आपको किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, किसी क्वेश्चन में चैलेंज नहीं लेना है कि मैं इस क्वेश्चन को तो करके ही रहूंगा। वो आपको पेपर देने के बाद आप कर सकते हो जब आप एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन तब चैलेंज नहीं लेना है। इजी से इजी क्वेश्चन ढूंढ के करना है। तो सबसे पहले मैं कैसे करता था वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैथ से स्टार्ट करना है, और मैथ में केवल आपको एक राउंड तो ऐसे करना है कि सीधे क्वेश्चन देखते जाओ। जो क्वेश्चन टिक हो रहे हैं डायरेक्ट, जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है आपने पहले कर रखा है, आप विद इन 10 सेकंड कर सकते हैं, तो उसको टिक मारो, बाकी आगे बढ़ो। एक राउंड में ऐसे ही 10 मिनट के अंदर आपके 50 क्वेश्चन आप एक राउंड मार लोगे और 5 से 10 क्वेश्चन कर भी लोगे। फिर उसके बाद आप दूसरे राउंड में ऐसे क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं, 100% आते हैं, वो क्वेश्चन करो। इस तरीके से आप एक बार कर लो। आपको 50 मिनट के अंदर तक मैथ में आप जितने राउंड लगा सकते हो लगा लो, जितने क्वेश्चन कर सकते कर लो। उसके बाद आपको मैथ पे नहीं रुकना है, क्योंकि आपको बचा हुआ पेपर भी देखना है। हो सकता है रीजनिंग इजी आई हो, मैथ टफ आई हो, कुछ भी हो सकता है। देखो, क्योंकि जो 2019 का पेपर था उसमें मैथ टफ थी लेकिन रीजनिंग इजी थी। तो जिन बच्चों ने रीजनिंग के क्वेश्चन कर दिए और 20 क्वेश्चन भी मैथ के कर लिए तो वो सिलेक्शन ले गए। फिर उसके बाद आपको मैं क्या करता था, फिर मैं जाता था कंप्यूटर सेक्शन पर। मैंने कंप्यूटर एक बार में करा, और कंप्यूटर में ऐसे क्वेश्चन होते थे, होने वाले हो जाते थे, नहीं होने वाले नहीं होते थे। तो आपको फंसना नहीं है। फिर से एक बार में यहाँ पर कंप्यूटर के जो क्वेश्चन टाइम ले रहे हैं वो भी कर दो, मतलब 1 मिनट से ज्यादा मत देना, और जो जल्दी हो रहे हैं वो भी कर दो। तो 5 से 6 क्वेश्चन आप इजिली कर लोगे। अच्छे से पढ़ाए तो 8 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। फिर उसके तुरंत बाद आप इंग्लिश को देखो, पैराग्राफ पढ़ने मत बैठ जाना। इंग्लिश को जल्दी 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 5 मिनट के अंदर आप 20 क्वेश्चन कर लोगे। मैंने ये गलती की थी निमसेट एग्जाम में कि मैंने क्या किया, मैंने इंग्लिश को लास्ट में ट्राई किया। लास्ट में नहीं, मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा बचा हुआ था, 30 मिनट्स बचे हुए थे जब मैंने ट्राई किया। तो मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन देखे, मुझे नहीं बने, मैंने छोड़ दिया। और जब मैंने बाद में देखा एग्जाम देकर आने के बाद, तो वहां पर लास्ट के 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे हो सकते थे, मुझसे बन जाने थे, लेकिन वो छूट गए। तो मेरे 8 नंबर इस तरीके से चले गए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसलिए आपको मैथ के बाद कंप्यूटर, उसके बाद इंग्लिश तुरंत देख लेनी है। 5 मिनट में कंप्यूटर हो जाएगा, 5 मिनट में इंग्लिश। केवल होने वाले क्वेश्चन, पैराग्राफ नहीं पढ़ने हैं इंग्लिश में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रीजनिंग पे जाना है, और रीजनिंग में जो क्वेश्चन बन रहे हैं जल्दी जल्दी करते जाओ। बस पजल में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि पजल टाइम टेकिंग होती है। और अगर पजल ऐसी है जो आप पहले कर चुके हैं वो आई है तो आप अटेम्प्ट करो, वरना अटेम्प्ट नहीं करनी। और ये अटेम्प्ट ही आपको सबसे लास्ट में करनी है, जब आपका पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर चुके हो, उसके बाद अटेम्प्ट करनी है। अगर आप उस टाइम पे कर लोगे, आपने टाइम ज्यादा दे दिया, मैथ के क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, तो आपके अंदर दिमाग पर प्रेशर आ जाएगा कि मेरा इतना पेपर बचा हुआ है, इतना टाइम कम बचा हुआ है। फिर उसके बाद आपका दिमाग भी काम करना बंद कर जाएगा और आपका पेपर बिगड़ सकता है। फिर आपको रीजनिंग पे जाना है। रीजनिंग को आप एक बार में सबसे पहले
स्कैन करो दोबारा, जैसे मैथ में करा था। जो क्वेश्चन तुरंत हो रहे हैं करो, उसके बाद सेकेंड राउंड में जितने क्वेश्चन हो रहे हैं कर दो, और कम से कम ये आपकी 50 मिनट में चीजें हो जाएंगी। 40 मिनट में, 50 मिनट नहीं 40 मिनट में करने की कोशिश करो। फिर आपके जो 20 मिनट है वापस आओ अपन मैथ में, और जो क्वेश्चन फिर वहां पर हो रहे हैं वो करो। मैं इस तरीके से कर सकता था, मैं इस तरीके से करता था। आप ऐसे ट्राई करो, या आपका जो कंफर्टेबल जोन है उसमें ट्राई करो, लेकिन अभी से ट्राई करो। ये चीजें लास्ट में नहीं होंगी, एक दिन में नहीं होगा, ये इसमें टाइम लगता है। तो अगर आप अभी से ट्राई करोगे तो ये सारी आदतें आपको बैठ पाएंगी फाइनल एग्जाम में। उसके बाद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। मैंने जैसा कि इस वीडियो में आपको बताया था कि एक क्वेश्चन आपको एक एनआईटी नीचे ला सकता है, तो एक्यूरेसी बहुत जरूरी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन आपसे बन रहे होते हैं वो आप गलत कर देते हो। और जब आप मैथ का एक क्वेश्चन गलत करते हो ना, तो आपके 12 नंबर नहीं जाते, आपके 15 नंबर जाते हैं, क्योंकि 12 नंबर तो वो जो आने वाले थे और 3 नंबर वो जो आपने माइनस मार्किंग में खो दिए। तो इसलिए आपको एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है। अब एक्यूरेसी का आप कैसे ध्यान रखोगे कि मेरे क्वेश्चन गलत ना हो? तो यार सारे क्वेश्चन के जवाब आपको आपसे खुद ही मिलेंगे। जब आप पेपर आपने मॉक एग्जाम दिया तो आपको एनालिसिस जरूर करना है, एनालिसिस बहुत जरूरी है। वहीं पर आपको ये चीजें पता चलेंगी गलतियां कहाँ हो रही हैं, वहीं से आपकी एक्यूरेसी बढ़ना शुरू होगी। आप एनालिसिस करो, फिर वहां पर समझो कि गलतियां क्यों हो रही हैं। क्या मैं क्वेश्चन को रीड ठीक से नहीं कर रहा हूं, मैं गलत वैल्यूज ले रहा हूं, या मैंने क्वेश्चन सही किया फिर मैं टिक गलत कर दे रहा हूं ऑप्शन। वो सारी चीजें आपको खुद पता चलेंगी, उसका जवाब आपको खुद मिलेगा। मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि आपकी गलतियां क्यों हो रही, वो आपको खुद जवाब मिलेगा। और तीसरी चीज है स्पीड, स्पीड बहुत जरूरी है, क्योंकि समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। तो अब आप स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो? देखो मेरा तो सिंपल सा मानना ये है कि क्वेश्चन जब आप पेपर दे रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए, और आपके अंदर एक अंदर से ऐसा आ रहा हो कि मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना है। और वो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना, ये आपसे होने लगेगा। जब आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, ये होगा। तो मेरे साथ तो मैंने ही ऐसी ही स्पीड बढ़ाई थी। और बाकी स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ चीजें ये हैं कि आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन करना फास्ट होना चाहिए, आप कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी कर सको, फॉर्मूले में आप अटको ना, और आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की होगी तो स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये 3 चीजें याद रखनी है, ये एकदम मस्ट है। और ये बचे हुए 3 महीने में आपको इन तीनों पर ही काम करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद एक चीज आपको और करनी है, आपको एक छोटी सी कॉपी बनानी है, जो मैंने पर्सनली बनाई थी। मतलब मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, आप कर भी सकते हैं या आपकी मर्जी है। आपको एक कॉपी बनानी है जिसमें आपको फॉर्मूले लिखने हैं। आपको सारे फॉर्मूले उसमें नहीं लिखने हैं, आपको उस कॉपी में केवल वही फॉर्मूले लिखने हैं जो आप बार बार भूल जाते हो, या वो फॉर्मूले आपसे गलत हो रहे होते हैं। आपको केवल उनमें वही फॉर्मूले लिखने हैं, और सुबह उठकर डेली रोज सबसे पहले उन फॉर्मूले को रिवाइज करना है। जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं या आपकी जब क्लास चल रही है उस टाइम भी, जब आपका मन हो, लेकिन डेली वो फॉर्मूले देखने हैं। वो फॉर्मूले देखोगे ना आप ऐसा करके, तो कुछ दिनों बाद आपको जो अच्छे से फॉर्मूले आते थे, बिल्कुल उन्हीं की तरह आपको ये फॉर्मूले भी अच्छे से याद हो जाएंगे। और मैथ में अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, अगर फॉर्मूले नहीं आ रहे तो आप बार बार फंसोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन कई सारे फॉर्मूले से मिलकर बना होता है, कई सारे फॉर्मूले यूज हो रहे होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं। तो अगर आपको छोटे कॉन्सेप्ट नहीं आते या फॉर्मूले याद नहीं आ रहे तो आप क्वेश्चन में फंसने ही वाले हो। तो आपको फॉर्मूले आपकी एकदम फिंगर्स पर होना चाहिए, आप तुरंत के तुरंत जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसे तुरंत लगा पाओ। इसलिए आपको ये कॉपी बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये पर्सनल बनाई हुई थी कॉपी। ठीक है, उसके बाद आपके पास 3 महीने बचे हैं। आपके दिमाग में ये एक चीज बहुत होती होगी कि पढ़ाई में अब मन नहीं लग रहा, मैंने पहले 1 साल तो बहुत अच्छे से पढ़ा लेकिन अब मन नहीं लग रहा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। तो एक चीज समझ लो, आपके लिए ये एकदम डू और डाई स्टेज है। ये 3 महीने आपने मेहनत कर ली, उसके बाद आपको वो चीज मिल जाएगी, आपको एनआईटी मिल जाएगा जिसके लिए आपने पिछले 1 साल या पिछले 2 साल से आप मेहनत कर रहे हैं। वरना चीजें बाद में और टफ होने वाली है। केवल 3 महीने की मेहनत और आप काफी ज्यादा आगे निकल जाओगे अपनी लाइफ में। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इस टाइम पर मेरा मन नहीं कर रहा, मन को सीधा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता तेरा मन कर रहा है कि नहीं, लेकिन ये चीज अभी जरूरी है तो मैं अभी पढ़ूंगा। 3 महीने अपने आप को एकदम झोंक दो पढ़ाई में, दिन रात केवल पढ़ते रहो, सब भूल जाओ आजू बाजू में क्या चल रहा है, सिंपल सी बात है। उसके बाद एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती होगी कि भैया जब मैं टेस्ट देता हूं तो मेरी रैंक कभी 300 आती है, कभी 400 आती है, जो बच्चे मेरे से कमजोर हैं उनकी भी अच्छी खासी रैंक आ रही है, तो मेरा ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है ना। तो आपको सबसे पहले
अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, ये बात समझ लो। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है, जो बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं ऑनलाइन में, कोई गारंटी नहीं है कितने अच्छे तरीके से टेस्ट दे रहे हैं, कौन चीटिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसा हमेशा होता है। जो इस बार जिस बच्चे की फर्स्ट रैंक आई थी ना, उसकी आज तक अपनी कोचिंग में कभी फर्स्ट रैंक नहीं आई। वहां तो कम से कम 600 ही बच्चे होंगे, और जब उसने फाइनल एग्जाम में पेपर दिया, वहां जब हजारों बच्चों के 20 एग्जाम दिए तो फर्स्ट रैंक ले आया। तो आपको वहां ये नहीं सोचना है कि उस बच्चे की मेरे से अच्छी रैंक आ रही है, मेरी 500 रैंक आ रही है, 250 रैंक आ रही है। आपको केवल अपने आप को अपना कॉम्पिटिटर मानना है, और हर एग्जाम पेपर के बाद आपको देखना है ये क्वेश्चन जो आपसे होने वाले थे वो कैसे गलत हो गए, या जो होने वाले थे वो क्यों नहीं बने, जो आप पढ़ चुके वो क्यों नहीं बने। आपको केवल इसका एनालिसिस करना है, और 3 महीने के अंदर ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको दूसरे से अपने आप को कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका आपसे बड़ा कॉम्पिटिटर इस दुनिया में कोई नहीं है, इस बात को आप बिल्कुल समझ लो। उसके बाद आप 2 प्रकार के बच्चे जो होंगे, एक बच्चा वो होगा जिसने बिल्कुल तैयारी शुरू नहीं की, तो और एक वो बच्चा जो होगा वो तो तैयारी कर रहा है। तो दोनों को किस तरीके से पढ़ना है, तो देखो जिस बच्चे ने अभी तैयारी नहीं की, और अगर उसे मैथ की बेसिक भी बिल्कुल नहीं आती, 9th 10th की मैथ भी नहीं आती, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरी ओपिनियन रहेगी कि आपके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है इस एग्जाम को 3 महीने में क्रैक कर पाना, क्योंकि आपको सिलेबस बिल्कुल भी नहीं आता। उसके बाद वो बच्चे जिसको आता है, मतलब उन्होंने 12th तक अच्छे से मैथ की है, उनको मैथ आती है, बेसिक स्ट्रांग है, तो उनके लिए उनको एक चीज करनी पड़ेगी, एक दिन सारे प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो, और उसके बाद मैथ सेक्शन में देखो कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है। आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ना, क्योंकि अब वक्त भी उतना नहीं बचा। तो ये देखो कौन से टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है, और उनको पहले कवर करो। तो इसमें आपका ये तो नहीं होगा कि आपकी टॉप 100 में रैंक आ जाएगी, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप ये कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरे वो बच्चे आते हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, आपको इस टाइम पर मैंने आपको बताया 3 चीजों पर बहुत ध्यान देना है। पेपर सॉल्व करने का तरीका, एक्यूरेसी, स्पीड, और ये तीनों करने के लिए आपको मॉक देने पड़ेंगे। वीकली मॉक दो, अभी वीक में कम से कम 2 मॉक तो दो, इस महीने में कम से कम 2 मॉक देते रहो। और जब 2 महीने बचने वाले हैं ना, फिर रोज एक मॉक एग्जाम आपको देना ही चाहिए, रोज एक मॉक एग्जाम दो। और उसके अलावा जो आपके कुछ टॉपिक बच रहे हैं उसको इस महीने में सारे कवर कर लो, जितने जल्दी से जल्दी कर सको उनको कवर कर लो। उसके बाद डेली मॉक आपको देना ही देना है, क्योंकि मॉक एग्जाम से क्या होगा ना, आपके साथ काफी सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होंगी। एक प्रॉब्लम, भैया मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, पीछे के सारे भूल चुका हूँ, वो सारे टॉपिक इसके साथ कवर हो जाएंगे। अगर आप रिवीजन करने बैठोगे ना, एक कॉपी लेकर बैठ गए, तो पूरा दिन आप रिवीजन करने में निकाल दोगे। ये मेरे साथ हुआ है। और जब मैंने मॉक एग्जाम दिए तो सारा रिवीजन मेरा साथ के साथ होता गया, क्योंकि जब मैंने मॉक एग्जाम दिया उसके बाद मैं एनालिसिस करने बैठा, मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना, मैंने सीधे जाके वो अप्रोच देख ली, वो कॉन्सेप्ट देख लिए जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। और कोई भी टॉपिक है ना, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको कभी रिवाइज नहीं करने, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो इसलिए जो आप मॉक दे रहे हो ना, उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चंस हैं उनको आप जाकर रिवाइज करो, उनका रिवीजन करो। इसलिए आपको मॉक जल्दी से जल्दी देना शुरू करना है, या आपका रिवीजन भी इसी से होता जाएगा। अब उसके बाद जो ये बच्चे हैं मॉक देने के लिए, अभी जिन्होंने टेस्ट सीरीज भी नहीं ली, तो आप टेस्ट सीरीज ले लो, अब वक्त नहीं बचा है। अब ये मत सोचो कि अभी थोड़ा और टाइम कम होगा तो और सस्ती हो जाएगी, फिर आपका काफी ज्यादा जब तक नुकसान हो चुका होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना जो एग्जाम दे रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, वो आपसे काफी ज्यादा आगे निकल चुके होंगे। इसलिए टेस्ट सीरीज ले लो। और आपको अभी भी डाउट है कि हम कौन सी टेस्ट सीरीज लें जहां पर क्वालिटी भी हो और पैसे भी कम लग रहे हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं वहां आपको बता दूंगा। उसके अलावा ऐसी भी टेस्ट सीरीज मत ले लेना सस्ते के चक्कर में, तो जो आप ले तो लो पर उसके बाद आपको रिग्रेट हो कि यहाँ पर तो बच्चे ही नहीं है, कॉम्पिटिशन का माहौल ही नहीं है, कॉम्पिटिशन फील ही नहीं हो रहा, और पेपर भी उस लेवल के नहीं है। तो इसलिए एक बार मैसेज कर लेना, मैं आपको वहां पर बता दूंगा। उसके बाद एक चीज जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, बचे हुए 3 महीने में अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। एक दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, एक हफ्ता आपका बीमार होकर निकल गया, बची हुई सारी चीजें पीछे की साफ हो जाएंगी। इसलिए आप दिन में 2 घंटे कम पढ़ो चलेगा, लेकिन तबीयत खराब नहीं करनी। इसके लिए आप टाइम से सो, टाइम से नींद लो। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पागल हो जाओ 18-18 घंटे पढ़ रहे, ऐसा नहीं करना। आप 13 से 14 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। और उसके अलावा कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाना है। आप ऑफलाइन जब भी किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी खा रहे होगे वहां पर, तो आपको ये सब नहीं करना है।
3 महीने अपने आप को एकदम संभाल लो, बीमार बिल्कुल भी नहीं होना, ये चीज एकदम से याद रखो हो। और उसके बाद एक चीज कि 650 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात को याद रखो। और 650 नंबर लाना बहुत इजी है, इस बात को एकदम समझ लो, आराम से आप ले आओगे। तो आपको इन 3 महीने में अब आपके ऊपर है, या तो मेहनत कर लो या मेहनत नहीं कर रहे तो फिर बाद में जो रिग्रेट होगा उसको फील करने के लिए तैयार हो जाओ। और देखो, अगर आपने अभी मेहनत कर ली ना, आपने अपना 100% दे दिया, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको अंदर से वो गिल्ट फील नहीं होगा कि मैं अगर उस टाइम पे मेहनत कर लेता तो अच्छा होता। क्योंकि रिग्रेट का पेन बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, इस पेन से कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए आप मेहनत कर लो, अपना 100% दे दो, उसके बाद जो भी आए उसे एक्सेप्ट करो, सीधी सी बात है। उसके बाद डिसिप्लिन में एकदम रहो। आप बिल्कुल भी 3 महीने कोई भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने पढ़ाई नहीं की या अपना रूटीन बेकार कर दिया। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद एक चीज और, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर हो जाओ। कोई भी बच्चा जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है या जिसके साथ रहने से आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं इससे कमजोर हूं, ये मेरे से ज्यादा बेहतर है और मेरी कोचिंग में ही 100 बच्चे इतने अच्छे हैं, बाकी कोचिंग से आएंगे तो मेरा तो फिर सिलेक्शन ही नहीं होना, ऐसे बच्चों से बिल्कुल भी दूर हो जाओ। एकदम पॉजिटिव रहो और एक बात मान लो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं 650-700 नंबर इजिली ले आऊंगा। उसके बाद कुछ चीजें और, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो अगर आपकी घर पर रहकर पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पा रही तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, बिल्कुल भी मत सोचो। उसके अलावा अगर आप कोचिंग में हो तो घर रहकर बिल्कुल भी मत पढ़ो, क्योंकि जो ऑफलाइन में होता है ना, काफी सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पे घर पर रहकर पढ़ना स्टार्ट कर देते, क्योंकि क्लासें तो हो नहीं रही होती हैं, तो वो कहते हैं मैं घर पर ही पढ़ लेता हूँ, ये टेस्ट दे लूंगा। तो वहां पर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और टाइम वेस्ट वाकई होता है। ये आप खुद फील करोगे। एक दिन आप कोचिंग में जाकर पढ़ो, एक दिन घर पर पढ़ो, आपको अंतर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम कोचिंग में ही रहना है, या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो लाइब्रेरी चले जाओ। अगर आपके घर में पढ़ाई होती है ठीक से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 3 महीने एकदम अपने आप को लगा दो, आप ये 3 महीने आपको बिल्कुल बना देंगे। और अगर आपने 3 महीने काम नहीं किया तो आने वाली लाइफ में आपको काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। तो अगर अभी ये 3 महीने मेहनत कर लो, या फिर बचे हुए टाइम के लिए आप रेडी हो जाओ। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो मैंने सारी चीजें अपने टाइम पे एक्सपीरियंस की थी, मैंने आपको सारी चीजें बताई। आपको मॉक पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत जरूरी। और उसके बाद टेस्ट एनालिसिस, जो मॉक दिया उसका एनालिसिस करो, और 3 बातों पर बहुत ध्यान दो जो मैंने बताया आपको। पेपर सॉल्व करने का तरीका जल्दी से जल्दी खोजो, किसमें आप कंफर्टेबल हो, एक्यूरेसी और स्पीड। उसके अलावा नेगेटिव लोगों से एकदम दूर हो जाओ, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। और टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो ले लो। और कोई भी डाउट आते हैं आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और नोट्स के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप नोट्स ले लो। मुझे पर्सनली मैसेज करोगे, मैं रिप्लाई भी नहीं करूंगा। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि भैया नोट्स कहाँ है, उसका मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, इसी तरीके से मेहनत करते रहो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस में इस चैनल पर लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।